कौन सा टॉपिक था? तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे कल से आगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के अंदर हमने पढ़ा था कि कितने बेस होते हैं, हाउ मेनी बेस टू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जल्दी से बताइए और नाम भी बता दीजिए शॉर्ट में। गुडविल के कैलकुलेशन के बेस कितने हैं? मैंने दो बेस बताए थे आपको, फर्स्ट इज शॉर्ट में बता दीजिए, टू करेक्ट है। कौन कौन से थे? टू करेक्ट है, बट टू कौन कौन से थे? आप और एसपी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एसपी। ठीक है, वेरी गुड। हमने ये भी पढ़ा था कि इनको कैलकुलेट करने के लिए टोटल स्टेप्स कितने हैं। इनको कैलकुलेट करने के लिए टोटल स्टेप्स जो हैं वो कितने हैं? तो टोटल मिलाकर 7 स्टेप थी। कितने स्टेप्स थी? 7। फिर से टोटल मिलाकर कितने स्टेप थी? 7। फर्स्ट स्टेप, नंबर 1 स्टेप क्या थी? एडजस्टेड प्रॉफिट। कब कैलकुलेट करते हैं? जब कोई एब्नॉर्मल और नॉन ट्रेड इंफॉर्मेशन अपने प्रॉफिट्स में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, तो उसको हटाने के लिए, उसको एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे? किसी चीज को हटाना है तो ये देखना पड़ता है कि हटाने से पहले उसको हमने ऐड किया था या लेस किया था। यदि उसको रिमूव करने से पहले वो ऐड थी, तो रिमूव करने के लिए हमें उसे लेस करना पड़ेगा। और उसको रिमूव करने से पहले हमने देखा कि वहां लेस हो चुकी है, तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए उसको अगेन ऐड करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप था एडजस्टेड प्रॉफिट। देन सेकंड इज एवरेज प्रॉफिट। एंड there are two types of average profit. First is simple average profit and second is weighted average profit. सिंपल एवरेज प्रॉफिट कब कैलकुलेट करते हैं? जब जिगजैग फॉर्म में आपका प्रॉफिट होता है। आई मीन जब आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ता है या लगातार कम होता है, तब तो निकलता है वेटेड। देखिए लगातार बढ़ता है, लगातार कम हो जाता है तो वेटेड। पर जिगजैग का मतलब दोनों एक साथ हो, बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं जिगजैग। और जब ऐसी कंडीशन हो, हम अपने एक अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं अप एंड डाउन। क्या कह सकते हैं? अप एंड डाउन। जब प्रॉफिट अप एंड डाउन की सिचुएशन में है, तो उस केस में हम लोग, जब प्रॉफिट अप एंड डाउन की कंडीशन में है, तो उस सिचुएशन में हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। बट जब हमारे प्रॉफिट रेगुलर बढ़ रहे हैं या रेगुलर कम हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, उस केस में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। देन हमने बात की थी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का जो अपना फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल वेट। और मैंने बताया था कि वेट किसी में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, पर बड़ा सिंपल है। वेट का कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता। वेट ऑलवेज अज्यूम होते हैं। वेट ऑलवेज अज्यूम होते हैं। कहां से स्टार्ट करना होता है? 1 से। जितने भी ईयर के प्रॉफिट्स हमें दिए गए हैं, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स हमें दिए गए हैं, हमारे वेट भी उतनी ही चलते रहेंगे। जैसे 4 ईयर के प्रॉफिट है तो 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 है ये वेट है। इज दिस क्लियर? फिर हमने बात की एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसके 3 नाम और भी थे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। मींस फ्यूचर में जो प्रॉफिट है वो ठीक है, अभी सॉरी प्रेजेंट में जो प्रॉफिट है वो ठीक है, बट आई वांट टू नो कि जब हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, नेक्स्ट ईयर में हमारे प्रॉफिट्स होंगे वो कितने होंगे, तो उसी को हम कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए जो हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था ना,
उसमें हमें फ्यूचर से रिलेटेड इनकम्स को ऐड करना है, आई मीन बेनिफिट्स को ऐड करना है, और फ्यूचर से रिलेटेड एक्सपेंसेस को हमें लेस करना है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे प्रॉफिट्स है कितने। इज दिस क्लियर? यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो एक बार इसके आगे नहीं गए थे, लेकिन एक और टॉपिक में डिस्कस कर लेता हूँ, NRR, जो कि फोर्थ आपका स्टेप है। फोर्थ स्टेप है NRR। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? NRR का फुल फॉर्म क्या होगा? आप में से कौन बता सकता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRR? फिर मैं इसको डिफाइन भी करूंगा। व्हाट इज द NRR? व्हाट डू यू मीन बाय NRR? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वेरी गुड। NRR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बट एक्चुअली आपने फुल फॉर्म तो बता दिया, बट व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन बाय NRR? तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि NRR एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, इसको बुक में कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है, सीधा NRR लिखा हुआ है, बट इसका मीनिंग हम पहले जानेंगे। तो देखिए, ध्यान देखिए, हमने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और हम ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म चलता रहे, बट ऐसा तभी पॉसिबल है, ओनली उस केस में ही पॉसिबल है जब एक मिनिमम हम रेट डिसाइड करेंगे कि इतना परसेंट तो हमें प्रॉफिट होना ही चाहिए। हम इतनी कैपिटल लगा रहे हैं, सपोज हम 10 लाख रुपीस की कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज हम 10 लाख रुपीस की कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम अज्यूम ये करते हैं कि 10 लाख का कम से कम 10% तो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि 10% बेनिफिट मिलेगा तो हम अपने शो का रेट है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी है और अदर एक्सपेंस है, वो सारा हम लोग पे कर पाएंगे। लेकिन आपको सपोज 10 से कम हो, तो 10 से कम यदि आपको होगा तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट के बजाय लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सपेंस आपको पे करने हैं वो आप उनको पे नहीं कर पाओगे, तो फिर आप अपने घर का, आई मीन जो आपके घर के जो लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो आखिर में बिजनेस को क्लोज करना होगा। तो देखिए क्या है, बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए और कंपटीशन को फेस करने के लिए, बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए और कंपटीशन को फेस करने के लिए जो मिनिमम रेट ऑफ प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है, जो मिनिमम प्रॉफिट की रेट की रिक्वायरमेंट होती है, उस रेट को ही हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इससे कम होना बिजनेस के लिए डेंजरस है, ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है। हम कोई भी काम करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? इतना तो होना चाहिए, इससे कम है तो हमारा बिजनेस करना बेकार है। तो वो इतना आप डिसाइड कर रहे हो, उसको रेट की बात करें, कितना परसेंट रेट है, उसी को हम कहते हैं NRR। तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो क्या है, बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए और कंपटीशन को फेस करने के लिए जो मिनिमम रेट ऑफ प्रॉफिट रिक्वायर्ड है, उस मिनिमम रेट ऑफ प्रॉफिट को ही हम लोग कहते हैं NRR। क्या अब आपके समझ में आ गया कि NRR क्या है? NRR is minimum rate of profit which are required to every institution, I mean every business. Is this clear? क्या आपकी ये बात समझ में आ गई है? वेरी गुड। क्वेश्चन में केवल अब तक एग्जाम में वन टाइम पूछा गया, हो सकता है 5 या 6 साल पहले, हो सकता है इस साल भी पूछे, पता होना चाहिए ना, बुक में होने नहीं होने से कोई इशू नहीं है, हमें पता होना चाहिए। वेरी गुड। अब देखिए, अब हम एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पढ़ा है, क्योंकि एक साथ सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे तो आप उनको भूल जाओगे। तो एक बार जो 4 स्टेप पढ़ा है इनसे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करते हैं, बट आई वांट टू से समथिंग। NRR आपको कभी भी
पार्टनरशिप के चैप्टर में कैलकुलेट नहीं करनी होगी, ये आपको ऑलरेडी पहले से ही दी गई होगी, ये आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखी होगी। हमें कुछ नहीं करना, हमें इंफॉर्मेशन को सर्च करना है और वहां से आने वाले को निकालना है, कैलकुलेट कभी भी नहीं करना। स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, बट फोर्थ स्टेप आई मीन एनआरआर को हमें कैलकुलेट नहीं करना होगा, ये आपको ऑलवेज क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो देखते हैं कि गुडविल से रिलेटेड हमारे सामने एग्जांपल कौन सा है। गुडविल से रिलेटेड हमारे सामने एग्जांपल कौन कौन सा है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर जो हमने रेशियोज की क्वेश्चन पढ़े थे ना, न्यू रेशियो, सेक्युलर रेशियो, इनके जो क्वेश्चन किए थे ना, उनके बाद से ही कुछ क्वेश्चन स्टार्ट है। मेरी बुक में पेज नंबर 35 पे है, मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है, उसमें पेज नंबर 35 है। क्वेश्चन कौन सा है बताता हूं कि प्रीवियस 5 ईयर के आपको प्रॉफिट गिवन है, जिसमें प्रॉफिट का जो अमाउंट है 15,000, 18,000, 7,000 लॉस है, फिर 10,000, फिर 14,000, क्या आपको मिला? फिर से रिपीट करता हूं, रेशियोज के जो क्वेश्चन थे उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कैलकुलेशन से। आई मीन गुडविल की अकाउंटिंग से, गुडविल अकाउंटिंग से तो पहले और रेशियो के बाद में जो बीच का पोर्शन है वहां पे ये मिल गया। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड पे, देखिए कि फर्स्ट जो इसका एग्जांपल था उसमें हमारे जो ईयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ईयर स्टार्ट हो रहे हैं 2012 से, 2012 से अपने ईयर स्टार्ट हो रहे हैं 12, 2013, 2014, 2015 एंड 2016। टोटल 5 इयर्स के प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है। इसका मतलब ये तो क्या है अपना ईयर्स है, ये तो अपना क्या है ईयर्स है, ठीक है। ईयर्स के बाद हमें क्या करना है, ईयर्स के बाद हमें यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले फिर से लिखा हुआ है ईयर्स, देन हमें लिखना है प्रॉफिट्स, क्या लिखना है प्रॉफिट्स। अब एवरी ईयर के जो प्रॉफिट्स हमें गिवन है वो कितने हैं, सबसे पहले 15,000 है, 15,000 है, देन 18,000 है, देन 7,000, बट 7,000 के लिए लिखा है लॉस, और जब नेगेटिव बैलेंस आता है तो आप उसको या तो माइनस लगा दो या उसको ब्रैकेट में रख दो, दोनों करेक्ट है। जो माइनस में है उसको हम ब्रैकेट में भी इंडिकेट कर सकते हैं या उसको माइनस का साइन लिखकर भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने ब्रैकेट में रखा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस में है। इज क्लियर? तो माइनस की वैल्यू को दो तरीके से हम शो कर सकते हैं, एक तो माइनस का साइन लगा के, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा मतलब उसको हम ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। चलो ठीक है, फिर 10,000 का प्रॉफिट है, फिर 10,000 का प्रॉफिट है, और लास्ट में 14,000 का प्रॉफिट है। अब देखिए हमें इसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, हमें इसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि क्या कोई एबनॉर्मल और नॉन रियल इफेक्ट है क्या इसमें, तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं उसने, इसमें गिवन नहीं है, डोंट से इन द क्वेश्चन, इसमें बताया ही नहीं है कि कोई एबनॉर्मल लॉस है इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप आई मीन एडजस्टेड प्रॉफिट हमें कैलकुलेट नहीं करना होगा, वो तभी करना होगा जब क्लियरली क्वेश्चन में कहा जाएगा, जैसे हम आगे अपने एग्जांपल्स में पढ़ेंगे तो वहां आपको पता लग जाएगा कि कब हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो बात समझ में आ गई कि एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट क्यों नहीं करेंगे, क्या ये बात आपके समझ में आ गई है कि एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट क्यों नहीं करेंगे? इसका आंसर क्या है,
एब्नॉर्मल और नॉन ट्रेड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, सिंपल इंफॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, अदरवाइज हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। आई रिपीट, इस क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा या फिर सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए, प्रॉफिट्स क्या रेगुलर अप हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। पहले 15 थे, 18 हो गए। 2 ईयर के प्रॉफिट को देख के लगता है कि हाँ बढ़ रहे हैं। फिर सडन क्या हुआ? बढ़ने के बजाय वो डाउन हो गए। फिर 10,000, फिर 14,000। तो एक बार तो बढ़ने से बढ़े, फिर अचानक कम हो गए, फिर बढ़ने लगे। तो ये जिगजैग का फॉर्म तो बन ही गया ना। और जब अप एंड डाउन हो, चाहे किसी एक वर्ष में भी आपके प्रॉफिट से नीचे आ गए हो, 4 इयर्स में लगातार अप हो रहे हैं, फिर ईयर में कम हो गया, डाउन तो हुआ ना। और जब अप एंड डाउन का केस होता है, जब अप एंड डाउन का केस होता है, तब हम क्या करते हैं? तब हम ऑलवेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो इनका टोटल बताइए कितना आएगा? टोटल करने के लिए माइनस की जो वैल्यू है उसको हम हटा देंगे, लेस कर देंगे। 1 2 3 4 4 वैल्यू ऐड होगी, उनमें से 7,000 लेस होगी। बताओ कितना अमाउंट आएगा? बताइए कितना अमाउंट आएगा जब आप इनका टोटल करोगे? जल्दी से आंसर दो। तो कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। इन दोनों का सम 33 हुआ, 15 प्लस 18 33 43। उसके बाद 10 और 53 57 में से 7 हमने कम कर दिया। इसका मतलब इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 50,000। कितना आएगा? 50,000। वैल्यू सिर्फ ने बता दिया, प्रीत ने बता दिया। ये मैंने कहा ना, यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए कि सभी सोचे पहले मुझे कैलकुलेशन करके बताना है। तो हम टोटल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? हम पुट करेंगे 50,000। बताओ नंबर ऑफ ईयर में कितना आएगा? क्विकली रिप्लाई करो, नंबर ऑफ ईयर में कितना आएगा? नंबर ऑफ ईयर में कितना आएगा? वेरी गुड, 1 2 3 4 5, ये 5। इट मींस अपना जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है वो कितना होगा? होगा 10,000। कितना होगा? 10,000। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि गुडविल को कैलकुलेशन कैसे करना है? गुडविल को कैलकुलेशन कैसे करना है? तो अभी हम गुडविल के मेथड की बात नहीं किए, अभी हम किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जैसे हमने जितने भी स्टेप पढ़े हैं उनको कैलकुलेट कैसे करना है। गुडविल का कैलकुलेशन जो मेथड्स पढ़ेंगे तब आएगा। क्या ये बात समझ में आई आपके यहाँ तक? अब देखिए मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन भी ऐसा करते हैं कि पहले वो सारे स्टेप समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एग्जांपल है वो एक साथ ही है, मेथड भी उसी में है और आपके बेस भी उसी में है। मेथड भी उसी में है और बेस भी उसी में है, इसलिए पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो हमने कितनी स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी? हमने 4 स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी। और वो 4 स्टेप कौन सी थी? फर्स्टली एडजस्टेड प्रॉफिट, सेकंड एवरेज प्रॉफिट, देन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और उसके बाद एनआरआर। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल
लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये किसका फॉर्मूला है? ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है। क्या यस और नो आंसर देना? क्या आप जानते हो कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती है? रिप्लाई करके बताना यस नो। क्या आप जानते हो कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती है? रिप्लाई मी फास्ट। चलो अब पता है, फिर भी मैं इसको बता देता हूं। देखिए लायबिलिटीज में सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल की। कैपिटल के बाद आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन आएगा इसके अंदर लोन, लोन के बाद आएगा करंट लायबिलिटीज। इस तरह से पार्टनरशिप में हम ऐसे लायबिलिटीज को कितने पार्ट्स में लेके चलते हैं? 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। इज दिस क्लियर? अब इंटरनल लायबिलिटीज तो कौन सी है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सी है, तो मैं बता रहा हूं। फर्म की लायबिलिटीज अपने ओनर के लिए है तो वो इंटरनल लायबिलिटीज है, पर अदर देन ओनर कोई लायबिलिटीज है तो वो एक्सटर्नल है। आई रिपीट, फर्म की लायबिलिटीज अपने ओनर के लिए है, फर्म की लायबिलिटी जो है वो अपने ओनर के लिए है तो वो है इंटरनल, और फर्म की लायबिलिटीज अदर देन ओनर है, ओनर के अलावा किसी और के लिए है तो वो है एक्सटर्नल। तो ये कैपिटल कौन देता है? ओनर देता है ना, तो ये फर्म की लायबिलिटीज अपने ओनर के लिए। रिजर्व सरप्लस मींस कि बिजनेस ने जो पैसा कमाया था, प्रॉफिट कमाया था, उसमें से कुछ अमाउंट बिजनेस में ही रिजर्व कर लिया गया, रोक दिया गया, जो कि बिजनेस के पास ही डिपॉजिट है। वो पैसा किसका है? वो भी तो ओनर का ही है, क्योंकि कैपिटल किसने दी थी? ओनर ने, और कैपिटल के रीजन से ही हम प्रॉफिट अर्न कर पाए थे। तो ये भी किसके लिए रहा? ये भी किसके लिए रहा? ओनर के लिए ही रहा। इसलिए ये जो लायबिलिटीज है, ये दो जो लायबिलिटीज है वो कौन सी है? इंटरनल। कौन सी हो गई? इंटरनल लायबिलिटीज हो गई। और ये वाली कौन सी है? दोनों लोन चाहे पार्टनर का होगा, लेकिन एज ए पार्टनर तो कैपिटल देता है, कैपिटल के अलावा एज ए लोन कोई दे रहा है, चाहे पार्टनर दे, बाहरी पसंद कोई भी दे, वो ऑलवेज एक्सटर्नल में काउंट होता है। लोन ऑलवेज क्या होता है? एक्सटर्नल। तो ये जो बात की दोनों है वो है एक्सटर्नल। कौन सा है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। इज दिस क्लियर? क्या आपके पास समझ में आ गई इंटरनल कौन सी होती है, एक्सटर्नल कौन सी होती है? मैंने आपके साथ लिख दिया है कैपिटल और रिजर्व सरप्लस तो है इंटरनल, और उसके बाद की जितनी भी है वो कौन सी है? एक्सटर्नल। इज दिस क्लियर? जल्दी बता दीजिए, क्या आपकी समझ में आ गई बात? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे एक और डायग्राम जिसमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लिखा होगा, ओनली कैपिटल एम्प्लॉयड या नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा होगा, वो अलग है, उसके बाद हम बात में करेंगे। अभी यहाँ पे वर्ड हमें मिला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसी का फॉर्मूला करेंगे। जब नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात होगी या एवरेज की बजाय कैपिटल एम्प्लॉयड की बात होगी तो हम आगे करेंगे, ठीक है? तो अब हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। कैन यू टेल मी, हमने ये दोनों पॉइंट क्यों कैलकुलेट किए हैं? एनआरआर और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम क्यों कैलकुलेट करेंगे? इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए, इस स्टेप को कैलकुलेट करने के लिए हमें एनआरआर और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की नीड होती है। तो आपका स्टेप नंबर 6 क्या था? आपका स्टेप नंबर 6 था नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप नंबर 6 क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट। और मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल
क्योंकि एनआरआर परसेंटेज में होती है, इसके नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। तो क्या यहां तक आपके समझ में आ गया है? नॉर्मल प्रॉफिट तक, नॉर्मल प्रॉफिट में 6 स्टेप था, कौन सा था 6 स्टेप। क्या यहां तक आपके समझ में आ गया है? तो देखिए आगे, और लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या था, आई मीन स्टेप नंबर 7 क्या था? स्टेप नंबर 7 था सुपर प्रॉफिट। बताइए फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? रिप्लाई मी फास्ट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट में था एएपी माइनस एनपी। इस तरह से हमने बेस की बात कर ली है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम स्टार्ट किए थे वो केवल बेस के नहीं थे, उसमें मेथड्स भी इंक्लूड है, इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक कि मेथड्स भी कंप्लीट ना हो जाए। तो क्या बेस का कंसेप्ट सबके समझ में आ गया है? आई रिपीट अगेन, क्या बेस ऑफ गुडविल आपके समझ में आ गए हैं? वेरी गुड। अभिषेक देख लिया क्या? मेघा, कुणाल, वेरी गुड। तो हम अब बात करेंगे मेथड्स की। किसकी बात करेंगे? मेथड्स की। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और हम अब जाते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल। इसकी बात करेंगे, मेथड्स ऑफ गुडविल की बात हम करेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं मेथड्स ऑफ गुडविल। ये जब हो जाएगा टॉपिक तो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। फर्स्ट क्या है? परचेजियर मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? परचेजियर मेथड। इसी को टाइम मेथड भी कहते हैं। द अदर नेम ऑफ परचेजियर मेथड इज टाइम मेथड। इसको हम टाइम मेथड भी कहते हैं, ठीक है। देन सेकंड की बात करें तो सेकंड होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट का नाम क्या होगा? कैपिटलाइजेशन मेथड। हिंदी में इसको बोलेंगे वर्ष विधि या गुना विधि। इसको हम कहेंगे पूंजीकरण विधि। उसके बाद अगला जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड है, वो है एन्युटी सस्पेंस मेथड। अगला जो मेथड है उसका नाम है एन्युटी सस्पेंस मेथड, वार्षिक वृद्धि विधि। कौन सी? वार्षिक वृद्धि विधि, ठीक है। फिर है कंसिडरेशन मेथड, प्रतिफल विधि। एक और मेथड आता है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, ठीक है। इस तरह से हमने कितने मेथड्स की बात की है?
5 मेथड डिस्कस नहीं किया है, डिस्कस नहीं किया है, ओनली नाम ही लिखा है। और मैं फिर कुछ और भी इनके बारे में आपको बताऊंगा, मैं कुछ और भी इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। मैंने 5 की बात की, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग के 3 मेथड जो है, स्टार्टिंग के 3 मेथड है, बेस केवल स्टार्टिंग के 3 मेथड्स में ही यूज होता है। उसके अलावा मेथड 4 5 में कोई बेस यूज नहीं होता है। आई रिपीट, बेस का यूज टॉप 3 मेथड में ही होता है। इट मींस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो या सुपर प्रॉफिट हो, जो आपके दो बेस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों मेथड में होते हैं, इन दोनों में नहीं होते। इसलिए सबसे पहले हम इन 3 मेथड को पढ़ेंगे, इसके बाद हम इन दोनों को पढ़ेंगे। इन दोनों को बाद में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें किसकी नीड नहीं है, तो इसमें हमें बेस की नीड नहीं होती है। तो हम पहले उनको स्टडी करेंगे जिसमें हमें बेस की नीड होगी। तो आगे बढ़ते हैं और उनको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट मेथड कौन सा है, परचेज मेथड या टाइम मेथड। कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हम लोग? हम कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल, हम कैलकुलेट कर रहे हैं गुडविल, और इसका फॉर्मूला हमें क्या है बताना है। देखिए मैं इस तरह से आपके सामने एरो बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। गुडविल कैलकुलेट करनी है या तो किस बेस पे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, या फिर गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है किसके बेस पे, सुपर प्रॉफिट के बेस पे। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर परचेज ये मेथड है? क्लियरली कहा जाएगा कि आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के परचेज के मेथड पे करना है या टाइम मेथड पे करना है, क्लियर आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, ठीक है। कोई हिडन इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हिंदी में कहेंगे वो कह देगा कि वास्तविक औसत लाभों की क्रय विधि के आधार पर या अधिलाभों की क्रय विधि के आधार पर क्वेश्चन को क्लियर कर देगा, ठीक है। जब ये क्रय वस्तु का क्वेश्चन में परचेज ये गिवन होंगे या टाइम गिवन होगा, तो मेथड कौन सा होगा? गुडविल। अब देखिए गुडविल निकालें इस बेस से और इस मेथड से, गुडविल कैलकुलेट करें इस बेस से और इस मेथड से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले ऑलवेज हमें नीड होती है बेस की। जब भी हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले किसकी नीड होगी? बेस की नीड होगी। और जब हमें बेस का पता चल जाएगा फिर हम मेथड यूज करेंगे। फिर हम क्या यूज करेंगे? मेथड। मेथड कौन सा है? परचेज मेथड। तो इनटू में क्या आएगा? परचेज ईयर। यहां भी क्या आएगा? परचेज ईयर, ठीक है। तो पहले नीड किसकी होती है? फर्स्ट नीड किसकी होती है? बेस की। जब बेस का पता लग गया या हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम किसको यूज करेंगे? मेथड्स को, कि मेथड्स कौन सा है। इज दिस क्लियर? ये आपका फॉर्मूला बन गया। हम ऑब्लिक करके ये भी कर सकते हैं, कई बार वो टाइम भी लिख देता है, परचेज या ना लिखकर वो क्या यूज कर लेता है? टाइम मेथड भी तो इसका दूसरा नाम है, तो टाइम भी आपको बोल देता है। तब भी मेथड कौन सा होगा? यही रहेगा। क्या आपके फॉर्मूले दोनों के समझ में आ गए हैं? तो फॉर्मूलाज मैंने यूज किया दोनों का, आपके समझ में आ गया? जल्दी से बताइए, क्या दोनों का फॉर्मूला आपके समझ में आ गया है? वेरी गुड। अब मेथड सेकंड जो चलते हैं, सेकंड मेथड कौन सा है? कैपिटल लाइजेशन मेथड। हिंदी बोलेंगे पूंजीगत हिंदी। वापस वही हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? तो हम लोग कैलकुलेट करें गुडविल कितने बेस पे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे या सुपर प्रॉफिट के बेस पे। तो जब भी हमने कहा था कि हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें नीड होगी बेस की, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और यहां होगा सुपर प्रॉफिट। बट इस बार मेथड चेंज हो गया,
परचेज मेथड होता है तो उसको तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब आपका मेथड चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन में फॉर्मूला बदल जाता है। उस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, एन आर आर इंटू 100 एन आर इंटू 100, ठीक है। बट अभी ये गुडविल का फॉर्मूला नहीं हुआ है, ध्यान सुनना। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, आई थिंक 2012 में पूछा गया था, कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू, गुडविल नहीं, कैलकुलेट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू की कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी भी कैपिटलाइज वैल्यू आपसे आस्किंग है उसको ऊपर रखो, और कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ऑलवेज हम डिवाइड करते हैं एनआरआर से, क्योंकि एनआरआर परसेंटेज में होता है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 में लगे करेंगे। तो जो फॉर्मूला है वो अभी गुडविल का नहीं है, इसका फॉर्मूला मैंने बनाया है कैपिटलाइज वैल्यू का, पूंजीगत मूल्य का मैंने फॉर्मूला बनाया है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात तो गुडविल कर रहे हैं, पर यहाँ बात सामने कौन सी आ रही है कि कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालें, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। क्या करना है, जिसकी भी कैपिटलाइज वैल्यू पूछी है उसको हम डिवाइड करेंगे एनआरआर से इनटू 100 कर देंगे, और इसमें एसपी अपन एनआर टू 100 कर देंगे। अब गुडविल निकालने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करेंगे। किसको लेस कर देंगे, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर देंगे। किसमें से, इस फॉर्मूले में से। इट मींस जब गुडविल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू के बेस पे होता है तब तो लेस करना है, बट जब हम सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइज बेस की बात करेंगे तो वहां पे कैपिटलाइज वैल्यू ही गुडविल होगी। किसकी कैपिटलाइज वैल्यू ही गुडविल होती है, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू ही ऑलवेज गुडविल होती है, बट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू कभी भी गुडविल नहीं होती है, ये माइंड में रखना है। तो लेस इसमें से करना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मतलब जब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करते हैं तब लेस करेंगे, सुपर प्रॉफिट के बेस पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप रिवीजन करना, जो प्रॉब्लम है मैंने कहा स्कूल में जाकर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास हम लोग कर लेंगे क्योंकि टाइम लिमिट अपनी फिनिश हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू जूम। थैंक यू सो मच।